अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रेड वृक्षा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माह रक्षा बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 35 लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। आई वॉज 7 or perhaps younger. Maybe it was his chocolate brown eyes or his sharp black hair, his gentle smile or soothing voice, or the plain his silence carried. Whatever it was, or all of it together, marked our fate. He would become my shelter, my safest place, and I simply his. We were never meant for a mere love. Ours was heavier, softer, more enduring, painfully beautiful, endlessly yearning. Almira Sultan. Simply my. You always been more than that, Mrs. Amar Khan. बाब पंजम। ताख़ीर मोहब्बत, तामीर मोहब्बत। कब दर्द बढ़ा, कब हुक उठी, क्यों अश्क बहा, क्यों आह खिंची। तुम गुम हो बहारों में अपनी, तुम गम का फसाना क्या जानो। ताख़ीर मोहब्बत आसा है, तामीर मोहब्बत मुश्किल है। तुम आग लगाना सीख गए, तुम आग बुझाना क्या जानो। सफ़ेद मार्बल पर खून की चंद बूंदें गिरी थीं। पेट के रगे खींचती महसूस हुई थी, लगा जिस मुट्ठी में जकड़ कर निचोड़ा जा रहा हो। दहशत ने उसकी आंखों में डेरे डाले, खौफ ने सारे वजूद को अपने घेरे में ले लिया। उसने सर उठाया, नजरें सामने खड़े अपने हम जमातों पर टिकी। उसकी उम्र के छोटे और मासूम बच्चे खौफजदा नजरों से उसके दागदार होते हुए यूनिफॉर्म को तकते थे। कुछ फासले पर खड़ी बड़ी उम्र की लड़कियों की निगाहों की मायनी खेजी में वह उलझ कर रह गई। लड़के आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा कर रहे थे और वो बस पेट पर हाथ रखे हुए दर्द से दोहरी होती जा रही थी। चेहरा पीला पड़ने लगा था। पांव तले जमीन और साया करते हुए आसमान के दरमियान हर गैर मुतहरिक शय बेयकीन थी। वो इस सब के लिए छोटी थी, बहुत छोटी। ये कौन सी कयामत आई थी, ये कैसे सितम था, क्या हुआ था उसके साथ, कहाँ गया था उसका बचपन। वो बचपन के जब बच्चियां खिलखिलाती हैं, गुनागो कपड़ों में मलबूस बालों में क्लिप लगाए हुए चहकती हैं। अलमीरा सुल्तान पर बचपन क्यों नहीं आया था। 10 साल की उम्र में वो खौफ से अपने कदमों में गिरते हुए खून को क्यों देख रही थी। अलमीरा बाबा की लाडली 7 साल की बे औलादी के बाद, बहुत दुआओं और मिन्नतों के बाद उनकी गोद में आई थी। बाप की आंख का तारा, जिगर का टुकड़ा बीच मैदान में लहू हो रहा था, क्योंकि वो यतीम हो गई थी, क्योंकि उसे अपने बाप के साथ मर जाना चाहिए था, मगर वो जिंदा रही। वो अपनी माँ के थप्पड़, सौतेले बाप के जूते खाने के लिए जीती रही। आगा जान की चहकती पोती मुजाहिद खान की जान, अमर की प्यारी कज़न के जिसका बचपन महफूज रखने की भरपूर कोशिश की थी उन्होंने, अब तीर की तरह चुभती नजरों, मायने खेस कहको, जो मायनी बातों की जद में खड़ी खुद में सिमटी जा रही थी। पेट के रगों में गिरह सी बनने लगी। हलक में अटकता हुआ आंसू का गोला फांस पड़ा। कहाँ थे बाबा, भला बेटी को छोड़कर कौन मरता है, क्या उन्हें नहीं मालूम माँ के लिए वो बस सुल्तान की बेटी मुजाहिद खान की भतीजी है, जिसे जलील करके मार पीट कर वो अपनी अना को तस्कीन पहुंचाती हैं। जाने कितने गिलास उस पर टूटे थे, चार्जर की लिड, लोहे की रोड, पाना, प्लास, सब मार कर भी बस ना करती तो बालों से पकड़कर घसीटा जाता था, गर्दन दबोचकर पटक दिया जाता था। आगाजान को कभी अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि अलमीरा के बदन पर दिन ब दिन सौतेले बाप के जूतों के निशान पड़ते जा रहे थे। और अमर खाना चहीती थी ना वो, तो उनकी प्यारी थी, उन्हें नखरे उठाते थे, बहुत सर पर चढ़ाते थे, उसके जख्मों पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखते थे। अब जब उसका बचपन उसके हाथों से फिसल रहा था तो वो क्यों नहीं थे। वो अपना बचपन ज़ाया होने के बाद उसका बचपन बचाना चाहते थे और वो नाकाम थे रे। टिप टिप टिप, सुर्ख माया टांगों से बहता गया। क्या उम्र है इसकी, सिर्फ 10 साल। किसी ने झुरझुरी ली, उसे अपना आप एकदम ही अछूत महसूस हुआ। उसके जिस्म पर यतीमी और नहुसत के इतने बड़े बड़े जख्म थे, उन जख्मों से उठती हुई बू किसी को उसके करीब नहीं आने देती थी। क्या ये काफी नहीं था जो अब उन जख्मों से खून बिरिसने लगा था। अलमीरा, अलमीरा मेरे बच्चे। अंग्रेजी की उस्तानी ने उसे अपने शॉल में छुपाया। वो नम आंखों से उन्हें देखे गई, मुंह से सिसकी निकली। आओ। उस्तानी उसका हाथ थामे हुए उसे लिए स्टाफ रूम की जानिब बढ़ी। लरसती पलकों पर ठहरे नमकीन पानी के शफाफ कतरे
नरम फूले गालों पर लुढ़कते चले गए। हाथ थामना काफी नहीं था, उसे मोहब्बत से महरूम रखा गया था। उसे प्यार भरे लम्स की बहुत तलब होती थी। उसे गले लगाए, उसके बाल सहलाए। कल सौतेले बाप ने जोर का थप्पड़ मारा था, अब दर्द करते गाल पर मरहम रखे। हिना ने गर्दन पर इतने तेज नाखून गाड़े थे। जलन करते जख्म की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता था। यहाँ बैठो, मैं आपकी मामा को कॉल करके आती हूँ। उसे बैठने का कहकर वो चली गई। उनकी बड़ी सी शॉल में लिपटी छोटी सी अलमीरा लब भीजते डुबडुबाई आंखों से उन्हें जाता हुआ देखती रही। उसे शेरदिल याद आया, जो पिछली बार उसके झूले से गिरकर रोने पर मुतजब्जिब खड़ा बार बार। अलमीरा रोए तो नहीं, कह रहा था। अदीना खाला की गोद में सोना चाहती थी वो। उन्हें बताना था कि जब जब वो छुट्टियों पर नमली मेरा आती हैं, उसे यूं लगता है वो जन्नत में आ गई है। उसे उन्हें अपना नीलो नील बदन दिखाना था और माँ की दी गई हर गाली दोहरानी थी। अगर घर ऐसे होते हैं तो उसे नहीं चाहिए थे। खाला उसे नमली मेरा क्यों नहीं रोकती? आगा जान की पोती उनके साथ क्यों नहीं रह सकती? अमर खाना हर बार कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ मीरा, फिर उसे जाने क्यों नहीं देते? क्या हुआ है इसे? किसी उस्तानी ने सरगोशी में दरियाफ्त किया। पहली माहवारी आई है, आवाज से वहशत सी झलकी। इतनी जल्दी? 10 साल की है ना ये? गम, हैरत, बेयकीनी, क्या कुछ ना था लेजे में। ये शायद शदीद ट्रॉमा या किसी किस्म की एब्यूज की विक्टिम रही है। वो विक्टिम नहीं, विलन थी। मनहूस, मालूम, खा जाती थी सबको, मार देती थी। छोटे छोटे हाथों से उसने अपने नम रुखसारों को रगड़ा। अगले ही लम्हे कई आंसू गालों पर लुढ़कते गए। मामा तो कॉल नहीं उठा रही, आपका घर कहाँ है अलमीरा? अंग्रेजी की उस्तानी लौट आई थी। 2 गलियां छोड़कर। भर्राई हुई आवाज हर एक का दिल पिघला गई। रोई रोई सी आंखों से उन्हें तकती चाबी अलमीरा पर उन्हें बेतहाशा तरस आया। उसका हाथ थामकर उस्तानी उसे घर छोड़ने आई थी। माँ ने दरवाजा खोला तो उसके पैरों में गिरते हुए खून को देखकर एक लम्हे के लिए ठहर सी गई। उसे बालों से पकड़कर अंदर किया और दरवाजा उस्तानी के मुंह पर बंद कर दिया। कब से? बस यही पूछा। ब्रेक में मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही हो गया। गाल भीगते गए। माँ ने शॉल लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो सहमकर दोनों हाथों से चेहरे के आगे कर गई। आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। मुंह से सिसकी निकली। माँ का उठा हुआ हाथ पहलू में गिरा। उसने डरते डरते अपने हाथ हटाए थे। किसी को मत बताना, ताकीद करके वो चली गई। अलमीरा खामोश आंसू बहाती उन्हें जाते देखती रही। उस रात अपने कमरे में बेड पर करवटें बदलती, पेट पर हाथ रखकर दर्द से कराती हुई खुद में सिमटती अलमीरा बहुत रोई थी। बाबा की तस्वीर सीने से लगाए वो सिसक गई थी। बाबा, मुझे डर लग रहा है, मुझे आप चाहिए हो खाना। चचा, आई मिस यू। आगा जान, अदीना खाला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सिसकियों से हिचकियों से रोती अलमीरा। गायराना अंधेरे में कतरा कतरा पिघलती रात उसका बचपन समेट कर चलती बनी। तकिया नमकीन पानी में तर हुआ, बेड की सफ़ेद चादर लहू रंग हुई, जख्म सुलग उठे थे। अलमीरा रेजा रेजा होकर बिगड़ती गई। फिर क्या हुआ था अलमीरा? अदीना की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में हरकत कर रही थी। उनकी गोद में सर रखकर लेटी हुई अलमीरा के लब मगमूम सी मुस्कुराहट में ढल गए। मुझे बहुत दर्द हुआ था खाला, 4 दिन तो चला ही नहीं जाता था। फिर हफ्ते बाद आगा जान की कॉल आई थी। खाना के एक्सीडेंट का बता रहे थे। अम्मी को लगा मैं खाना से बात कर रही हूँ तो उन्होंने बहुत मारा। फिर आगा जान मुझे यहाँ ले आए। उसकी डुबडुबाई आंखों को देखते हुए अदीना के दिल में कसक सी उभरी। इतनी मासूम थी वो, कैसे माँ के जुल्म सहती रही थी। खाला, क्या ये कोई बहुत बुरी बीमारी है? अचानक सवाल पर अदीना ठिठकी। अम्मी ने नहीं बताया? उन्होंने कहा ये अल्लाह की सज़ा है। अल्लाह मुझ पर क्यों गुस्सा है खाला? अदीना का सारा वजूद लर्ज कर रह गया था। नहीं बच्चे, अल्लाह हमारी अलमीरा को क्यों सज़ा देंगे? उन्होंने तड़पकर उसकी पेशानी चूमी थी। ये अल्लाह की तरफ से दिया गया ब्रेक होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन दिनों में बेटियों का बहुत ख्याल रखा जाए। नमाज की भी छुट्टी और रोजे भी नहीं रखने होते, बहुत सारा आराम करना होता है। बिल्कुल पांडा बनना होता है? चहक कर पूछा। अदीना नम आंखों से मुस्कुराई, फिर हंस पड़ी। फिर मुंह से सिसकी निकली, जिसे झट लब दांतों में दबाकर रोक लिया। मैं आराम करती हूँ तो खाना मुझे भालू कहते हैं खाला। काउस पटाटो, पांडा, जंगली बिल्ली और उस दिन बिल बितौड़ी भी कहा था। फिर सारा दिन आते जाते मेरा गाल खींचते हैं। हमारी अलमीरा के गाल बहुत प्यारे हैं।
جھک کر اس کے گالوں کو چوما تھا وہ کھلکھلائی۔ المیرا کو ان گالوں پر تھپڑ سینے کی عادت تھی، یہ نرم لمس اسے سرشار کر گیا تھا۔ خالہ، امی کھانا کو بہت گالیاں دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کھانا بابا کے قاتل ہیں، حرام زادے ہیں، لیکن کھانا تو بہت اچھے ہیں خالہ، بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ اسے نملی میرا آئے ہوئے مشکل سے 1 ماہ ہوا تھا اور گھوم پھر کر اس کی ہر بات امر پر آ جاتی تھی۔ ادینا نے ٹھنڈی سانس بھر کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ امر کے معاملے میں ہمیشہ اپنے دل کی سننا المیرا، تمہارا دل بہت صاف ہے، ہمیشہ سچ کہے گا۔ المیرا نے پھر امر کے معاملے میں دل کے سوا کسی کی نہ سنی۔ المیرا کے دل نے پھر ہمیشہ امر کے حق میں گواہی دی۔ سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا تو امر نے دنیا کی دھوپ سے بچا کر چھاؤں میں رکھا۔ ماں نے نفرت کا سبق پڑھایا تو امر نے محبت کی حصے سکھائی۔ احترام سے دیکھتے تھے، نرم لہجے میں دھیما بولتے تھے، چھوٹی بڑی تکلیفوں سے بچا کر رکھتے تھے۔ بھائی نہیں تھا تو امر نے اس سے 1 قدم آگے چل کر اسے اپنی امان میں لیا۔ بہن تھی نہ کوئی سہیلی تو امر نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ جو باتیں کسی سے نہ کہہ سکتی وہ ان سے کہنے میں ذرا ہچکچاہٹ نہ ہوتی۔ آغا جان سے ضد کرتی تھی وہ، نہ کبھی ادینا کو نخرے دکھائے تھے۔ امر کی شہ پر امر کے لیے بگڑی تھی، المیرا تو بس ان کا درد سر بنی، جو دل چاہا ان کے ساتھ کرتی گئی۔ ماں بہت زہر اگلتی تھی ان کے لیے، بابا کے قاتل، حرامزادے، زانیہ ماں کے بیٹے، بے غیرت۔ صبح و شام یوں ورد کرتی تھی کہ اسے یقین ہونے لگتا امر بابا کے قاتل لگتے۔ دل و دماغ کی کشمکش میں مبتلا ہوتے۔ چھوٹی سی المیرا ماں کی بڑی بڑی باتوں میں الجھ جاتی، یہاں تک کہ سرکار کی طرف سے تعطیلات کا اعلان ہو جاتا، ماں اسے نملی میرا چھوڑ آتی۔ وہاں کی صاف ستھری آب و ہوا کا اثر ہوتا یا اس کے سامنے پورے قد سے کھڑے ہوئے حشاش بساس سے امر کی آنکھیں اسے سحر میں جکڑتی کہ ماں کی ہر بات کی نفی ہو جاتی۔ یہ انسان، یہ اتنا اچھا انسان بابا کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ مس کیا یار میں نے تمہیں بہت زیادہ۔ سرما کی ٹھنڈی دھوپ ان کتھئی آنکھوں سے ٹکرائی۔ ان کی شہد رنگ ہوتی مسکراتی آنکھوں کو ٹرانس کی کیفیت میں دیکھتی المیرا بھول گئی کہ گاڑی میں سارا راستہ ماں تاکید کرتی آئی تھی کہ اس حرام زادے سے دور رہنا۔ وہ بابا کے قاتل نہیں ہیں، کھانا برے نہیں ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں، میرا خیال۔ چٹاخ کی آواز سے زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا گیا۔ امر کی صفائی میں کہے چند الفاظ کی سزا کئی ہفتے کاٹی۔ آئی ہیٹ یو کھانا، آپ سچ میں برے انسان ہیں۔ زخمی وجود لیے اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی، نمناک آنکھوں سے چاند کو تکتے ہوئے بڑبڑائی، کیسا ہوں میں؟ آپ اچھے ہیں، بہت اچھے۔ وہ ہنس پڑے اور المیرا اپنے جواب پر حیران رہ گئی۔ ماں کی اتنی مار کھانے کے بعد بھی وہ سدھرتی کیوں نہیں تھی؟ امر کا ہاتھ کیوں نہیں جھٹکتی تھی؟ ان سے منہ کیوں نہیں موڑا جاتا تھا؟ نملی میرا آنے کے بعد ان کی وجہ سے ہی وہ سب بھولنے لگی تھی، ماں کو، اس گھر کو جہاں کی دیواروں سے دہشت ٹپکتی تھی، ان راتوں کو جب سر کے نیچے رکھا ہوا تکیا آنسوں میں تر ہوتا جاتا تھا۔ وہ لاڈ اٹھوانے لگی تھی، ضد کرتی تھی منا لیا جائے گا، اس مان سے خفا ہو جاتی تھی۔ وہ واپس بچی بنتی گئی، کھلکھلاتی، چہکتی، ہنستی بولتی المیرا۔ بہت سکون تھا ان پہاڑوں میں، حویلی کی دیواروں میں اپنائیت رچی بسی تھی۔ ہر شخص اس قدر موم لہجے میں بات کرتا کہ وہ پگھلتی جاتی، سب اتنے پیار سے دیکھتے کہ وہ خود کو 7ویں آسمان پر محسوس کرتی۔ ادینا گال چومتی تھی، کھانا بال سے ہلاتے تھے، آغا جان ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ شہ دل کے ساتھ آوارہ گردی اس کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ امر کے بہت قریب ہو گئی تھی وہ۔ چوٹ لگی ہے، نیند نہیں آ رہی، رونا ہے، کھیلنا ہے، کچھ چاہیے، کوئی بات پریشان کر رہی ہے یا کوئی خوشی ملی ہے، ہر طرح کی صورتحال میں پہلا خیال امر کا آتا۔ حویلی والوں سے یہ بات زیادہ عرصہ ڈھکی چھپی نہ رہی۔ سب سے پہلے ادینا نے محسوس کیا تو انہوں نے کہہ دیا، تم المیرا کو اپنا عادی کر رہے ہو امر، اس کی چھوٹی سی دنیا صرف تمہارے گرد گھومنے لگی ہے۔ کچن کے دروازے پر کھڑی المیرا نے چولہے کے پاس کھڑے ہوئے ادینا کو دیکھا، پھر کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے امر کو۔ ہونے دے ادینا، بگڑنے دے اسے، میں ہوں نا، یہی ہوں، اس کے ساتھ ہوں۔ وہ جوتے کی نوک سے فرش پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ اور اگر تم مؤثر نہ ہوئے کبھی تو پھر وہ کیسے رہے گی؟ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گا ادینا؟ تم بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو امر؟ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا، وہ چھوٹی ہے، بچی ہے، تم تو سمجھدار ہو، تم نظر نہ آؤ تو رونے بیٹھ جاتی ہیں، اس کے لیے ساری دنیا صرف تم ہو، ایسے وہ کیسے جیے گی؟ اس کی دنیا تم پر ختم نہیں ہے، اسے یہ احساس دلاؤ، اسے اپنے بغیر رہنا سکھاؤ امر۔ مجھ سے تو نہیں جیا جاتا اس کے بغیر ادینا۔ امر؟ ادینا کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ امر کا سر جھکا رہا، جس کے لیے میں ترسا ہوں وہ میرا کو دینے سے مت روکیں،
मुझे जिद्दी बिगड़े हुए बच्चे पसंद हैं। बच्चे समझदार अच्छे नहीं लगते अदीना। बच्चों को कभी समझदार नहीं होने देना चाहिए। आपने देखा वो दिन ब दिन प्यारी होती जा रही है। यहाँ की आबो हवा उसके जख्मों पर मरहम साबित हो रही है। मीरा खुश रहने लगी है अदीना। किचन के दरवाजे पर अस्तादा अली मीरा को नमली मीरा की आबो हवा का इल्म नहीं था। उसके जख्म तो मोहब्बत से भर रहे थे। गहरी नजरों से वो उन्हें देखे गई जो फर्श पर लकीरें खींचते कहते जा रहे थे। उनका हर लफ्ज दिल पर रकम हुआ, मिटाए न मिटा। जिसके लिए माँ का जहर रगों में उतारने से मन कर रही वो, उसके गुस्से ने सारी काया ही पलट डाली। उस शाम एहतशाम से मिली थी वो। अमर से खफा होकर शेरदिल के साथ गांव आई थी जब एहतशाम ने उसे तन्हा पाकर रास्ता रोक लिया था। काफी दिनों से सुन रहा था सरदार लोगों के घर कोई परी उतराई है, आज देख मिली। भारी आवाज, चमकता चेहरा और पुर इसरार सी मुस्कुराहट। अलमीरा गैर आरामदेह से होकर पीछे हटी। अमर की कजन हो ना? उसने धीरे से सर हिलाया। एहतशाम उसके सामने आ खड़ा हुआ, दोनों हाथ घुटने पर रखकर झुका। नाम क्या है तुम्हारा? खाना कहते थे अजनबियों को अपना नाम नहीं बताया करते, उनसे बात नहीं करते और अगर कोई रास्ता रोक ले तो चीख उठते हैं। उसने अपना नाम नहीं बताया, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि एहतशाम का हाथ उसके मुंह पर था। चीखना मत, कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। एहतशाम ने अपना हाथ हटा दिया। ये बताओ तुम्हारा वो कजन अमर, उस हरामजादे से कहाँ मिल सकता हूँ? अलमीरा की आंखों में गुस्सा उतरा। नमली मीरा में वो पहली बार किसी को अमर को गाली देता हुआ सुन रही थी। खाना हरामजादे नहीं है। मुट्ठियां भींचकर लाल चेहरे के साथ वो दबा दबा सा चीखी। एहतशाम महजूज हंसी हंस पड़ा। हरामजादा छोड़ो, वो तो बदजात, बदकिरदार, बेगैरत सब है। खाना बदजात नहीं है। जानिया थी उसकी माँ, मुजाहिद खान और उसकी माँ जिना के मुर्तकिब थे। तुम्हें मालूम है जिना क्या होता है? ये लफ्ज़ माँ के मुंह से भी कई बार सुना था मगर मायने सिला इल्म थी। एहतशाम के इस्तफाम पर सरनफी में हिला। बहुत बड़ा गुनाह होता है ये। सजा के तौर पर उसी जगह मुजाहिद खान को संसार किया गया था जिसकी माँ बदकिरदार हो। वो खुद कैसे अच्छा हो सकता है? बात को समझो, अमर बहुत बुरा लड़का है, उससे दूर रहा करो, महफूज रहोगी। खाना बुरे नहीं है। उसने लपक कर एहतशाम के सर के बाल खींचना चाहे मगर वो तेजी से पीछे हट गया। कमीना किस्मत तो अच्छी रखता है, ऐसी प्यारी कजन हमें तो नसीब न हुई। हंसकर बड़बड़ाते हुए गुस्से से लाल पीली होती अलमीरा को देखा। चलता हूँ, अपने हरामजादे खाना को सलाम कहना, नाम पूछे तो कहना एहतशाम लौट आया है। दायां हाथ माथे पर ले जाकर सलाम करके वो पलट गया। अलमीरा ने झुककर अपने पाँव में पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर उठाए थे। वो जब तक अपनी मुट्ठियों में पत्थर भरकर सीधी हुई, एहतशाम जा चुका था। वो बेबसी से वहीं खड़ी रही। एकदम से आंखों में बहुत सारा पानी उमड़ आया। पत्थर कोट की जेबों में डालकर वो उसके पीछे गई। मंजर धुंधला हो रहा था, आंसू गालों पर गिरते जा रहे थे। अलमीरा, शेरदिल की आवाज पर मुंह से सिसकी निकली। अलमीरा खानम, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? खाना हरामजादे नहीं है, खाना बदजात नहीं है शेरदिल। शेरदिल उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर भौचक्का रह गया। माँ भी यही कहती हैं, वो भी यही कह रहा था। कितना बड़ा गुनाह है जिना, क्या बच्चों को मारने से ज्यादा बड़ा? अलमीरा, उसके दोनों हाथ थामकर शेरदिल पंजों के बल नीचे बैठा। भूल जाएं, लोग बकवास करते हैं, उनकी मत सुने। आप जानती हैं खान कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे थे खान, इतने कि जब उसने एहतशाम की शिकायत लगाने के लिए रास्ता रोका तो वो नहीं रुके। किसी को उस पर आवाज ऊंची करने की इजाजत न देने वाले अमर उस रात खुद अलमीरा पर चीखे थे। अमर नहीं, उस पर माँ चीखी थी। सोतेला बाप, हिना, सारी दुनिया चीख उठती थी। वो सहमी, फिर रोना आया। जो पत्थर उनके खिलाफ बोलने वाले के लिए जमा किए थे वो उन्हें ही दे मारे और माँ का पढ़ाया गया हर सबक दोहरा दिया। नतीजतन हाथ से पकड़कर घर से निकाल दी गई। खाना, खाना, आई एम सॉरी, खाना प्लीज दरवाजा खोलें। आगा जान, शेरदिल, हवेली के मुलाजिम, बुआ, उसने किसी को नहीं पुकारा था। कोई याद ही नहीं रहा था। जब बारिश की पहली बूंद उसके सर पर गिरी थी, जब खौफनाक शक्लों वाले शिकारी कुत्ते उसके तरफ बढ़ रहे थे, तब भी वो उन्हें ही बुला रही थी। खाना, खाना, खुदा का वास्ता है, दरवाजा खोल दे। उसकी चीख बारिश का शोर भी दबा नहीं पाया था। अंदर अमर ने भी जरूर सुनी होगी, वो आएंगे, जरूर आएंगे। खाना, खाना, मुझे डर लग रहा है, खाना प्लीज दरवाजा खोलें, खाना। वो 4-5 कुत्ते बेक वक्त उस पर झपटे थे। एक ने अपने दांत उसके बाजू में, दूसरे ने टांग में और तीसरे ने पेट पर गाड़े। क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि इस कदर बदतरीन सजा दी जाती?
अमर उसे थप्पड़ मार देते, चीख लेते, कमरे में बंद कर देते, भूखा रखते, कुछ भी करते, घर से तो न निकालते, कुत्तों के हवाले तो न करते। आपको गुलाब पसंद है अलमीरा खानम? फूलों के पास खड़े शेरदिल ने एक गुलाब तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। बहुत। उसने गुलाब थामकर नाक के करीब करके उसकी खुशबू सूंघी। गुलाब का फूल, फूल से मुजाहिद खान के कंधों तक आते हुए सियाह बालों से अमर। फूल उसके हाथ से गिर गया। वो पथरीली नजरों से अपने कदमों में गिरे हुए फूल को देखे गई। शेरदिल गहरी सांस भरकर उसके सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठा। आप वो सब भूल नहीं सकती अलमीरा, आप पहले जैसी नहीं बन सकती। उसके तासुफ से कहने पर अलमीरा ठहर कर कितनी ही देर उसे देखती गई। वो अस्पताल से हवेली नहीं, अदीना के घर आई थी। कई हफ्ते खामोश रही थी। रातों को नींद नहीं आती थी। कड़कती दोपहर में भी कोई साथ ना हो तो वो डर कर चीखती थी। खाना पीना उसने छोड़ा हुआ था। 2 माह से साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही थी। कैसे पहले जैसी बन जाए वो? आप खान को माफ नहीं करेंगी? उसने बाजू से आस्तीन खिसकाकर कलाई शेरदिल के आगे कर दी। कलाई से लेकर ऊपर तक जाता गहरा निशान। वो सर झुका गया। ऐसे कई निशान उसके वजूद पर थे। रोज उन निशानों को देखने के बाद उस रात को कैसे भुलाया जाता? माफ करना कब आसान हुआ है? 2 माह बाद जब खुली फिजा में सांस लेने के लिए अलमीरा घर से निकली और चश्मे के करीब उसे अगवा कर लिया गया था, तो एहतशाम के हुजरे में आँख खुलने पर उसे इल्म हुआ माफ करना बहुत आसान होता है। उस दिन के बाद से तुम तो गायब भी हो गई थी। वो खौफ से बेड के करीब कुर्सी पर बैठे एहतशाम को देखे गई। बारिश, तेज बारिश, और वो कुत्ते उस पर झपटते, उसे नोचते कुत्ते। वो भी उन कुत्तों में से एक था। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मेरा हिसाब तुम्हारे खाना से है। वो फिर से खाना की बात कर रहा था, फिर से वही सब दोहराया रहा था। हम एक डील करते हैं अलमीरा, तुम कुछ भी हो जाए अमर के पास नहीं जाओगी। जिस वक्त तुम उसके पास गई मैं उसी वक्त उसे मार दूंगा, समझ गई? आंखें फैलाए वो दहशत से एहतशाम की शक्ल बदलते हुए देख रही थी। वो एहतशाम नहीं, उस पर झपटने वाला शिकारी कुत्ता था। अलमीरा कमरे में नहीं, खुले आसमान तले खड़ी थी। बारिश बरस रही थी। बिजली चमकी थी। कुत्ते उसे नोच रहे थे। और खाना के पास जाना है अलमीरा। वो तेजी से बेड पर से उतरी, दोनों हाथों से बंद दरवाजा पीट डाला। चीखना चाहा मगर आवाज दम गई। याद रखना अलमीरा, जिस वक्त तुम उसके पास जाओगी मैं उसे मार दूंगा। एहतशाम ने दरवाजा खोल दिया। वो अंधाधुंध भागी थी। कमरे से निकलकर जीने उतरकर अजनबी घर था। नहीं जानती थी यहाँ से कैसे निकलना है बाहर, फिर भी बस भाग रही थी। कई दरवाजों से गुजरकर वो घर के बैरूनी हिस्से में खड़ी थी। मरकजी दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए दोबारा गिरी। घुटने में तकलीफ हो रही थी, शायद छिल गया था। उसने दरवाजा अबूर कर लिया। अलमीरा ने आगा जान को देखा। उसे शेरदिल नजर आया। उसने अमर को देखा। याद रखना अलमीरा, जिस वक्त तुम उसके पास जाओगी मैं उसे मार दूंगा। अलमीरा सब भुलाए अमर की तरफ भागी थी। अपने जख्म, अपनी चीखें, वो रात, सब याददाश्त के खाने से फिसलता गया। लगा उनकी पनाह में आ जाएगी तो महफूज रहेगी, मगर फिर उसी लम्हे में उसने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। उठते कदम थम गए। अमर के पेट से निकलता हुआ खून उसके कदमों में बहता गया। याद रखना अलमीरा, तुम उसके पास जाओगी वो मर जाएगा। अलमीरा अमर के पास गई थी, वो मर गई। जहन में, दिल व दिमाग में ये बात तहरीर हो गई। मोहब्बत के बराबर में मौत ने जगह ले ली। माँ ठीक कहती थी, मनहूस व मलून थी। मार देती थी सबको, सब मर जाते, बस एक अमर रह जाते, वही नहीं रहे। 1.5 साल बाद अलमीरा उसी दरवाजे पर खड़ी थी जिसके बाहर जहन्नम के शरारे मुंह खोले हुए उसे सालिम निकलने को तैयार थे। माँ उसे देखकर तंसिया हंसी। हिना उसके सामान पर झपटी। सोतेले बाप ने मायनी घेज नजरों से उसे खुद को दुपट्टे में छुपाने पर मजबूर किया था। देख लिया तुमने जिद का हाल, बहुत अकड़ कर गई थी, जैसे कभी नहीं लौटोगी। और क्या हुआ? सुना है उस हरामजादे ने तुम्हें कुत्तों के हवाले कर दिया था। उसी बदजात के लिए माँ को अदालत में घसीटा था ना तुमने। उसके माँ के बाल उसकी मुट्ठी में थे। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो अलमीरा, मैं तुम्हें उस घर में कभी खुश नहीं रहने दूंगी जहाँ से तुम्हारी माँ के हिस्से में सिर्फ धुतकार आई है। अलमीरा ने तो उस घर से अपने नाम पर माँ के लिए बहुत सा पैसा आते हुए देखा था। आगा जान की रकम पर अंकल का सारा खानदान पल रहा था। माँ को पैसे मत दिया करें, वो आपकी कमाई अपने शोहर को खिला रही है। इतनी बड़ी मत बनो अलमीरा, अपनी उम्र की लड़कियों की तरह ऐसी हर फिक्र से आज़ाद रहो, बाकी सब मैं देख लूँगा। आगा जान ने हर बार की तरह उसे टाल दिया।
नहीं जानते थे कि अलमीरा अपनी हम उम्र लड़कियों से बहुत बड़ी हो गई थी। संजीदा, खामोश, चुपचाप, सब कुछ सह जाने वाली अलमीरा ख्वाब देखने की उम्र में अपनी चीखों को दबाना सीख रही थी। रात के तीसरे पहर तकिए में मुंह देकर मरने की कोशिश करती थी। माँ ने जितने गिलास उस पर तोड़े थे, उसने हर गिलास के कांच से कलाई काटने की कोशिश की थी। बर्तन धोते हुए छुरी पर नजरें ठहर जाती थी। जीने उतरते हुए पूरी कोशिश होती थी कि पाँव फिसलने से मर जाए, मगर अलमीरा पर तो मौत भी मेहरबान न थी। माँ का हाथ नमली मेरा जाने से पहले भी उठता था। अंकल की नजरें बचपन से उसके वजूद के आर पार होती थी, मगर मरने की ख्वाहिश नहीं की थी उसने। आप बहुत शिद्दत से दुआएं करती थी। अमर के दिए जख्म भर गए थे, मगर निशानों का क्या करें, उन कुत्तों का क्या करें जो दिन ढलते ही नजरों के सामने आ खड़े होते थे। एबटाबाद के आसमान का क्या किया जाए जो हर दूसरे दिन बरस पड़ता था। तवज्जो बढ़ती थी, न कहीं और दिल लगता था। स्कूल में जिंदगी आजाब थी, घर जहन्नुम था। रातें कयामत जैसी तवील और वीरान घाटियों जैसी खौफनाक। बारिश का पानी जलते जख्मों पर तेजाब सा महसूस होता था। पानी के टब में मुंह देकर सांस न रोके अलमीरा तो क्या करे। बानो ने पीछे से उसकी गर्दन दबोची थी। भीगे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा था। अलमीरा टूटती सांसें जोड़ती हुई नमनाक आंखों से उसे देखी गई। इतनी आसान लगती है आपको मौत? इन जाहिल लोगों के लिए अपनी जान ले रही हैं आप? बानो, तुम मुझे मार दो प्लीज, मुझे नहीं जीना, सब खराब हो गया है, कभी ठीक नहीं होगा। तुमने देखा है अंकल मुझे कैसे देखते हैं? माँ की मार खाकर थक गई हूँ मैं, प्लीज मार दो मुझे। बानो कर्ब से उसे देखती गई। नमनी मीरा वालों ने बहुत नाजों में रखा था उसे, तभी एबटाबाद की सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहाँ के सुकून की लत न लगती तो बदतरीन जिंदगी गुजार लेती, मगर मरने की ख्वाहिश न करती। मोहब्बत का समर चख रखा था, तभी नफरत के साए तले परवान चढ़ती अलमीरा 13 साल की उम्र में जिंदगी से थक जाने की बातें कर रही थी। खुदा की कसम, एक और बार खुद को मारने की कोशिश की तो आपकी आगा जान को बता दूंगी। वो प्यार से बात समझने वाली लड़की थी। बालों ने धमकी देकर खामोश करवा दिया था। उसने भी मरने की कोशिश तर्क नहीं की। घर में चीजें टूटती रहीं, अलमीरा के जख्म खराब होने लगे। रात की खामोशी में सारे दिन की सुनी गालियां कानों में गूंजती रहती। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, मगर पास हो जाती थी। वो घर में हिना की मुलाजमा और अहमद के निगहशरात पर मामूर थी। चुपचाप उनकी हर बदतमीजी सहना उस पर फर्ज था। गुस्सा आता तो पीना पड़ता, वरना माँ का हाथ उठ जाता और अंकल के मुंह से निकलती गालियाँ उसका चेहरा सुर्ख कर देती थी। बानो अपने तई उसका ख्याल रखने की कोशिश करती थी। वो अकेली नहीं सो सकती थी, तो बानो ने अपना बिस्तर उसके बेड के करीब फर्श पर लगा लिया था। कमरे में अंधेरा न हो तो बानो को नींद न आती थी, और दूसरी सूरत में अलमीरा डर कर चीखों से सारा घर सर पर उठा लेती थी। हल यही निकाला कि बानो बाजार से मोमबत्तियां ले आई। जाड़े की रातें उनके सहारे कटने लगी। वो ख्वाब में बारिश देखती और शिकारी कुत्ते उस पर झपटते, उसे नोचते, फिर फायरिंग की आवाज़ और पूरे कद से गिरते अमर। 3 सालों से यही एक ख्वाब तसलसल से उसकी ज़िंदगी उड़ा रहा था। ये खाना कौन है? आप अक्सर नींद में उन्हें बुलाती हैं? बानो के इस्तफसार पर अलमीरा ने सहम कर उसे देखा। अगर बानो के अलावा किसी और ने सुन लिया, अगर फिर से अमर को कुछ हो गया, किसी ने उन्हें मार दिया तो? तुम किसी को नहीं बताओगी बानो, वादा करो। आंखों में बहुत सा खौफ उमड़ आया। मैं क्यों बताऊंगी भला? बानो ने कंधे उचकाए, उसे तसल्ली नहीं हुई। कितने ही दिन वो बौखलाई बौखलाई फिरती रही। घर में अगर उसे कुछ सुकून मौसर था तो फहद के आते ही वो भी खत्म हो गया। वो हिना का कज़न था, पढ़ाई के सिलसिले में एबटाबाद आया तो उनके साथ रहने लगा। अंकल की नज़रें गैर आरामदह करती थी, मगर फहद की आंखों से टपकती हुई खबासत ने उसे कई बार वॉशरूम में क्या करने पर मजबूर किया था। वो दरवाजे पर रोक लेता, दोनों हाथ स्लेब पर रखकर उस पर झुका चला आता, कभी दुपट्टा पकड़ लेता और कभी हाथ। आप फहद को ऊपर वाला कमरा दे दें अम्मी, एक दिन हिम्मत करके माँ से कह दिया। जैसी भी थी माँ थी, बात की तह तक पहुँच गई। उसे बिना जलील किए फहद को ऊपर वाला कमरा दे दिया गया। अब वो सारा वक्त उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी घर के बैरूनी हिस्से में थी, तो वो बाहर से ही अपने कमरे में चला जाता। खाना बानो उसके कमरे में पहुंचा देती। अक्सर गुस्से में भिरभिरी हुई नीचे आती, बड़े लब उसे गालियां निकालती। अलमीरा चुपचाप उसे सुनती रहती। आगा जान ने उसे मोबाइल दिलाया तो रोज रात में उनसे बात करना मामूल बन गया। वो अदीना का पूछती, शेर दिल के अहवाल लेती और बस अमर का नाम तक जबान पर नहीं लाती। आगा जान बताते ना वो कुरेदती। रात आप फिर डर गई थी? बेड की चादर बदलती हुई बानो ने पूछा। स्टडी टेबल पर बैठी हुई अलमीरा अपने काम में मसरूफ रही।
یہ کھانا جو بھی ہے کیا بہت دور ہے؟ کیا آپ سے ملنے نہیں آ سکتے؟ کاغذ پر گھسیٹتا قلم تھم گیا۔ تم انہیں کھانا مت کہا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ نام بتا دیں؟ بلا جھجک پوچھا۔ نام تو المیرا مر کر بھی نہ بتائے۔ مجھے بی بی جی کہتی ہو تو انہیں صاحب جی کہہ لیا کرو، اس نے جھیپ کر کہا۔ بانو ہنس پڑی۔ تو بتائیں صاحب جی کیا اتنے دور ہیں؟ یہی ہیں، اسی شہر میں پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ وہ واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو آپ انہیں بلا لیں، کیا معلوم وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہوں۔ امر کیا چاہتے تھے، اس کا دل کیا کہتا تھا، المیرا کے لیے اب کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یاد رہا تھا تو بس یہ کہ انہیں مرنے نہیں دے گی، وہ امر کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گی۔ امر کو خطرے سے بچانے والی خود خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ان دنوں بانو اپنی نانی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ بانو کے بغیر پہلی رات اس نے دروازہ لاک کر کے بیڈ ہیڈ بار سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دے کر کاٹی تھی۔ کمرے کی بتی روشن رہی۔ اگلا دن بھی یوں ہی گزرا، اس نے اگلا بھی اور سارا ہفتہ۔ پھر ایک رات جانے کون سا پہر تھا جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ سانپ سا وہ لمس اس کے جسم پر رینگتا ہوا چڑھ رہا تھا۔ المیرا ڈر کر جھٹکے سے اٹھ گئی تھی۔ اپنے بیڈ پر فہد کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر آنکھیں خوف سے پھیلی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں، کھلے آسمان تلے بارش میں کھڑی تھی۔ اس کے سامنے فہد نہیں، 3 شکاری کتے تھے، اس پر جھپٹتے، اسے نوچتے کتے۔ اس نے چیخنا چاہا، فہد نے دونوں ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیے۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی، مگر وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس کا چہرہ، اس کی گردن، اس کے بازو، پھر ساری کی ساری المیرا پر حاوی ہوتا گیا۔ شدید ٹھنڈ میں بھی اسے اپنا جسم آگ جیسا دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ بیڈ کی چادر کو دبوچتی، سانس لینے کو تڑپتی المیرا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال جکڑے تھے۔ گرفت سخت ہوتی گئی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ المیرا موقع ملتے ہی چیختی ہوئی بیڈ سے اتری تھی۔ فہد اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے میز پر رکھا ہوا گلاس اس کے طرف پھینکا تھا، پھر گلدان۔ مر جاؤ سب، مر جاؤ، مر جاؤ سب، مر جاؤ، کتے کی موت مرو تم سب۔ روتی، بلکتی، چیختی المیرا میز پر رکھی ہوئی ہر چیز اٹھا کر اس کی طرف پھینکتی جا رہی تھی۔ گال آنسو سے تر ہوتے گئے۔ فہد کانچ کے ٹکڑوں سے زخمی ہو کر باہر بھاگا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے ماں سے ٹکرایا تھا۔ مار دے مجھے، گھونٹ دے میرا گلا، ورنہ دریا میں بہا دیں۔ وہ زندگی میں پہلی بار ماں پر گرجی تھی۔ ماں حیرت سے بکھرے ہوئے بے ترتیب ہولیے میں روتی ہوئی المیرا کو دیکھے گئی۔ بابا کے ساتھ دفنا دے مجھے، خدا کی قسم ذرا مزاحمت نہیں کروں گی، بس مجھے کتوں کے آگے مت پھینکا کرے ماں۔ وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل فرش پر گری، آنکھوں پر ہاتھ رکھے سسک گئی۔ ماں بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ المیرا اپنی قسمت پر، اپنے نصیب پر کڑتی رہی۔ بابا، آغا جان، کھانا، اسے سب بے حد یاد آئے تھے۔ صبح ہوتے ہی اس نے بانو کو اتنے فون کیے کہ وہ اسی دن واپس چلی آئی۔ اسی کے کہنے پر فہد کی غیر موجودگی میں بانو اوپر گئی تو فہد کے تکیے کے نیچے سے المیرا کے کمرے کی چابی بھی برآمد ہوئی۔ گھٹیا آدمی، بے غیرت انسان، آج ایک چابی ہاتھ لگی ہے، کل وہ دوسری بنوا لے گا۔ آپ کو اپنے دادا کو بتانا چاہیے بی بی جی۔ آغا جان کو علم ہوا تو وہ اسے واپس بلا لیں گے۔ اسے نملی میرا نہیں جانا تھا۔ سوچ بچار کے بعد بانو بازار سے چٹکنی لے آئی تھی۔ اب دروازہ لاک کر کے چٹکنی بھی چڑھائی جاتی تھی اور بانو کو چھٹی کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میں مر جاؤں تو کر لینا ہزاروں چھٹیاں، میری عمر بھی آپ کو لگے بی بی جی۔ المیرا سر جھٹک گئی، اپنی عمر کٹتی نہیں تھی۔ بانو ایک اور اس کے سر پر مار رہی تھی۔ بارشوں سے اس کا خوف کبھی کم نہ ہوا، کتوں کو دیکھ کر مرنے لگتی تھی۔ پانی کی ایک بوند بھی گر جائے تو ماں کی بھی مجال نہیں تھی کہ اسے اس کے کمرے سے نکال لے۔ دروازہ بند ہو جاتا، کھڑکی پر پردے گرا دیے جاتے، کانوں پر ہاتھ رکھ کر گھنٹوں گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی رہتی جب تک بارش نہ رکتی۔ اس کے وجود میں ذرا جو جنبش ہوتی، کھانا پینا سونا سب حرام ہو جاتا۔ عجاب تھا مانسون کا موسم۔ شکاری کتے دروازہ پیٹتے، فائرنگ کی آوازیں کانوں میں گونجتی، خون پانی کی طرح بہتا جاتا۔ تھک کر وہ گھٹنوں میں سر دیے ہوئے رو پڑتی۔ کاش آپ دروازہ کھول دیتے کھانا، بس یہی ایک شکوہ تھا ان سے۔ کاش وہ دروازہ کھول دیتے۔ برسات رکتی تو کمرے کا دروازہ کھلنے پر الگ جہنم المیرا کے منتظر ہوتی۔ منحوس جاہل لڑکی، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے۔ کچن میں سر پر کھڑی ماں چیختی۔ زیادہ بے ڈھنگا کام ہوتا تو تھپڑ بھی جڑ دیا جاتا۔ المیرا، جوتے صاف کرو میرے، اور کپڑے بھی نکال دیے ہیں، استری کر دینا۔ انکل کے جوتے ہی صاف نہیں ہوتے تھے۔ احمد رو رہا ہے، فیڈر بناؤ اسے، سنتی نہیں ہو تم؟ احمد دن میں جو 20 گھنٹے روتا تھا۔ اوہ سوری، غلطی سے گر گیا۔ ہنا سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ گرتا رہتا تھا۔ پاؤں پر کانچ کے برتن، ہاتھ پر گرم کھولتا ہوا پانی، کپڑوں پر رنگ برنگے مشروب اور جسم پر گرم چائے۔
सब गलती से गिरा था। वो जीती जागती इंसान नहीं, उस घर के मकीनों का पंचिंग बैग थी। माँ को उस पर हाथ उठाने के लिए किसी बहाने की जरूरत न थी। सौतेला बाप पाँव की जूती समझता था। हिना के मुंह से ऐसी ऐसी गालियां निकलती थीं कि उसके कान साए साए करने लगते। हर रोज एक नया जख्म, दिमाग में गूंजती हुई गीत की तेज आवाज, दर्द से टूटता हुआ जिस्म उसे बहुत थका देता था। 3 साल ऐसे ही गुजर गए थे। फिर अमर आ गए, सब बदल गया। कुछ वैसा नहीं रहा। मीरा, बस एक पुकार, किसी धागे से ज्यादा कमजोर लम्हा उसकी जिंदगी में आन खड़ा हुआ था। उस आवाज पर अलमीरा सारी जिंदगी के लिए ठहर सकती थी। फिर उस वक्त उठते कदम कैसे न थमते। मीरा हानजादे, वो सामने खड़े थे। बाबा के कातिल हरामजादे, बदकिरदार माँ के बदलिहाज बेटे, अलमीरा के मुहाफिज, उसके लिए बाप, भाई, दोस्त बनने वाले अमर, अपने नाम से पहले जिनका नाम लिखना सीखा था, जिन्हें सोचकर बदतरीन हालात में भी जिंदगी की डोर हाथ से ना जाने दी थी। वो जवान जहान अमर, कद हमेशा उससे इतना ऊंचा रहा था कि सर उठाकर देखती थी वो उन्हें। चेहरे पर दाढ़ी का इजाफा हो गया था। सियाह बाल सलीके से जेल लगाकर सेट कर रखे थे। सियाह पैंट पर वाइन ड्रेस शर्ट पहने वो हमेशा से ज्यादा बारोब और मोहतरम लगे थे। अलमीरा ने खुद से वादा किया था वो अमर से नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कभी वो यूं अचानक रास्ते में आ गए तो कैसे पलट कर जाएगी, ये नहीं सोचा था। उसे नहीं पता था जब वो उसका नाम लेंगे तो दिल इतने टुकड़ों में बटेगा कि आंखें नम हो जाएंगी। बस नहीं चला कि उनका हाथ पकड़े और रोती जाए, बताती जाए कि दुनिया कितनी बेरहम रही है उसके साथ। बहुत पाकबाज बनती है आपकी बेटी, जानती है स्कूल के नाम पर किसके साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा है मैंने इसे। वो बेबसी से फहद को देख रही थी जो हर हद पार करता हुआ जा रहा था। किसके साथ थी अलमीरा? माँ की बरहम निगाहें उस पर टिकी। अमर खान, उस बदजात के साथ। खाना को कुछ मत कहना फहद। वो चीखी तो माँ ने उसी वक्त उठकर उस पर थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ मामूल से ज्यादा जोरदार था। कान साए साए करने लगा। रुखसार पर माँ की उंगलियों की छाप बहुत देर तक कायम रही थी। मैंने तुम्हें कहा था मुझे उसके साथ नजर मत आना। मैं नहीं मिली उनसे, उन्होंने रास्ते में देख लिया था। खुदा की कसम कोई बात नहीं हुई हमारी। रोंदी हुई आवाज में अपनी सफाई दी। आप इसकी बात का यकीन करेंगी? झूठ बोल रही है ये, मैंने खुद देखा है ये दोनों मुंह काला। बिफरी हुई शेरनी की तरह उसने आगे बढ़कर दोनों हाथों से फहद के बाल जकड़े। माँ ने पीछे से आकर उसकी गर्दन दबोची और फहद ने बालों से पकड़कर मेज पर पटक दिया। कहा था उस हरामी से दूर रहना। फहद की लात पेट पर पड़ी तो वो दर्द से बिलबिलाकर चीखी। माँ ने मुंह दबोचा था, कितने ही आंसू गाल पर भिगोते गए। मैं नहीं मिली अम्मी, अम्मी दर्द हो रहा है अम्मी। लाउंज के दरवाजे पर बानो दुपट्टा मुंह में दिए हुए अपनी सिसकियां दबा रही थी। अलमीरा की चीखें ऊपर नीचे सारे घर में गूंजती रही। रात में कमरे में बंद होकर अपने हाथ पर उल्टी सीधी पट्टी करते हुए वो बिलक बिलक कर रोई थी। नहीं मिलना मुझे उनसे, पहले चाहिए थे, अब दिल करता है मुंह नोच लूं उनका, बहुत बुरे लगते हैं मुझे बानो। बड़े बेरहम अंदाज में अपने भीगे रुखसार रगड़े। उन्होंने पूछा अलमीरा कैसी हो? ठंडे फर्श पर उसके आगे आलती पालती मारकर बैठी बानो ने गहरी नजरों से उसका चोटों से भरा हुआ चेहरा देखा। अलमीरा जरा ठहर कर सर हिला गई। मुझे भी पूछना था, फहद आ गया, अच्छे लग रहे थे वो। आखिरी बार मिली थी तो दाढ़ी नहीं रखते थे, अब थी तब बाल बड़े रखते थे, अब कटवाए हुए थे। आवाज पहले से ज्यादा भारी हो गई है। नम आंखों से मुस्कुराई, बिल्कुल थोड़ा सा। जल्दी मुस्कुराहट समेट ली गई। अभी तो बुरे लग रहे थे वो आपको। बानो ने चेहरा बंद मुट्ठियों में गिरा लिया। अब भी लगते हैं, मना किया था तो फहद से क्यों लड़े? इतने सालों में भी गुस्सा नहीं गया उनका। उसने मुंह बसोर कर सर पीछे बेड पर टिका दिया, आंखें मूंद ली। दोबारा मिलेंगी? वो बेबसी सा हंस पड़ी। ये लोग पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे मुझे बानो, माँ इतनी ही नफरत करती है उनसे। बानो चुप हो गई। अमी खामोशी में उसके कानों में बारहा मेरा हानजादे की सदा गूंजती रही। सोने से पहले उनका चेहरा जहन के स्क्रीन पर लहराया तो वो खुद से किए गए तमाम वादे तोड़ने को तैयार हो गई। वो अमर को नहीं सोचेगी। हर काम बिगड़ता गया क्योंकि दिल व दिमाग वहीं अटक गए थे। वो उन्हें देखने की ख्वाहिश नहीं करेगी। जाने क्यों रह रह कर ख्याल आता रहा कि काश अमर ने उसकी यूनिफॉर्म पर लगा हुआ स्कूल का बैच देख लिया हो। अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल होते ही अमर को देखकर उसके पेट में अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल होते ही अमर को देखकर उसके पेट में घुसा पड़ा था। वो दोबारा यहाँ क्यों आए थे?
अलमीरा प्रिंसिपल के सामने उन्हें पहचानने से इनकार नहीं कर सकती थी। अपनी जान से पहले उनकी जान व इज्जत अजीज थी। वो माँ के थप्पड़ भूल सकती थी, मगर अमर के पेट में घुसती हुई गोली नहीं। वो दोबारा उन्हें मार देगी। वो दूर रहे मगर जिंदा रहे, ये बेहतर था, बजाय उसके के करीब होकर हर लम्हा उन्हें खो देने का खौफ लाहक रहे। मगर वो अगले दिन भी आ गए थे, फिर उससे अगले दिन भी, और छठे दिन वो नहीं आए। उसका किसी लेक्चर में दिल नहीं लगा। निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठती। शायद वो मायूस हो चुके थे। बहुत नखरे दिखाए थे उसने। अमर भी थक गए थे। अलमीरा उनसे दूर रहना चाहती थी, तो उनके ना आने पर इतना रोना क्यों आ रहा था? हलक में आंसुओं का गोला क्यों अटक रहा था? और घर आते ही उसने सबसे पहले मोबाइल क्यों उठाया था? इस बार अमर गिरे तो मरकर भी उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगी। मोहब्बत से महरूम अलमीरा के लिए सरापा मोहब्बत बनकर खड़े अमर का हाथ झटकना नामुमकिन हो गया। दिल की तसल्ली के लिए खुद से एक और अहद करके उन्हें अपनी जिंदगी में कदम जमाने की इजाज़त दे दी। अमर अपना पछतावा खत्म करने के लिए उसका ख्याल रख रहे थे, मगर वो माँ पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देगी, ये जानते हुए भी उनकी तरफ क्यों बढ़ रही थी? पहले जैसे तैसे पढ़ लेती थी, अब उन्हीं के मज़ामीन में एक के बाद एक टेस्ट में फेल क्यों हो रही थी? दायां हाथ पैंट की जेब में डाले, बाएं से ब्लैक बोर्ड पर चौक घसीटते वो मुसलसल कुछ पढ़ा रहे होते थे, मगर अलमीरा का दिमाग सुन रहने लगा। कलम हाथ में लिए हुए सीधी बैठी हुई उन्हें देखती रहती। नजरें मिलती तो किताब पर झुक जाती, कुछ लकीरें खींच लेती, कोई स्केच बना लेती। अमर ने 2-3 मरतबा लेक्चर के बीच में उसके सर पर खड़े होकर उससे सवाल किए थे, और हर बार शर्मिंदगी से उसका सर झुक जाता था। वो सवाल ही सही से नहीं समझ पाई। अमर किसी और से सवाल करने लग जाते और वो कुड़ कर रह जाती। सबका कहना था सर अमर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबके ग्रेड्स अच्छे हो रहे थे, एक बस अलमीरा फेल हो रही थी। मैं अच्छा नहीं पढ़ाता? तुम्हें लेक्चर समझ नहीं आता? सब कहते हैं आप बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। उसका सर झुका। सबकी बात छोड़ो मीरा, अपना बताओ, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता? कोई बात परेशान कर रही है तो बताओ, हल निकाल लेंगे। वो खामोशी से गोद में रखे हुए हाथों को देखती गई। नोटबुक दिखाओ अपनी, जिसमें लेक्चर नोट करती हो। एक दिन उसका रिजल्ट देखने के बाद उससे नोटबुक मांगी तो अलमीरा की जान पर बन आई। मैं लेक्चर नोट नहीं करती, उसने बहाना गढ़ा। नहीं, तुम कुछ ना कुछ लिख रही होती हो, दिखाओ। चारों नाचार नोटबुक उन्हें पकड़ा दी। सर झुकाकर आंखें मींच ली। उसकी नोटबुक के सफ़े पलटते अमर कभी उसे कभी उसकी नोटबुक को देख रहे थे, हैरत से, बेयकीनी से। तुम्हारी स्केचिंग बहुत अच्छी है। उसने आंखें खोलकर गर्दन तिरछी करके अमर को देखा। उनकी आंखों में सताइश थी। आई एम सॉरी। नोटबुक में अमर के स्केचेस के अलावा कुछ नहीं था। बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े अमर, लंबी मखरूती उंगलियों में फंसा चौक, दाहिने गाल पर उभरता हुआ डिंपल, कुर्सी पर लटकाया हुआ कोट, पैंट की जेब में डाला दायां हाथ, स्टीयरिंग व्हील पर रखा हुआ बायां हाथ। हर चीज उनसे मुंसलिक थी, हर चेहरा उन्हीं का था। आर्टिस्ट का शौक है? सरसरी सा पूछा। वो सरनफी में हिला गई। उसका मारे सुबकी के लाल होता हुआ चेहरा देखते हैं अमर ने आइंदा उससे पढ़ाई के मुतालिक कोई सवाल न किया, ना नोटबुक मांगी। वो खुद ही उनका दिल रखने के लिए बस इतना पढ़ने लगी कि पास हो जाती। उन्हीं दिनों उसमें बहुत वाज़ेह तब्दीलियां आने लगी थी। किसी और ने तवज्जो देना ज़रूरी न समझा, मगर बानो उसके सर पर पहुंच गई। आप खुश रहने लगी हैं? छत पर खुले आसमान तले रस्सी पर कपड़े टांगती हुई अलमीरा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, फिर अहमद की शर्ट झाड़ते हुए मुस्कुराई। आप अब बात बेबात मुस्कुराती हैं, घर वालों की बातों पर पहले की तरह घंटों नहीं रोती, और आपके जख्म जल्दी भरने लगे हैं। तो क्या ऐसे नहीं होना चाहिए? वो माँ के दुपट्टे से पानी निचोड़ रही थी। क्या आप उनसे मिल रही हैं? उसके करीब खिसक कर कान में पूछा। अलमीरा के चेहरे का रंग उड़ा। खुश्क होते हुए होठों पर जबान फेर कर नजरें चुराई। क्या बहुत वाजे हो रहा है? हाँ, आपके गाल गुलाबी रहते हैं। उसके और बानों के दरमियान रस्सी पर टंगा हुआ हिना का दुपट्टा आ गया। बको मत बानो। डर नहीं लगता आपको? लगता है मैं उन्हें मार ना दूं, खुद भी मर सकती हैं। बेगम साहिबा को भनक भी पड़ी तो हड्डियां तोड़ देंगी आपकी। दुआ करना उन्हें कुछ ना हो। वो खाली बाल्टी उठाए जीने उतारने लगी। बानो तासुब से सर झटक गई। आपकी तबीयत ठीक है बीबी जी? 2-3 दिनों से बहुत बीमार सी लग रही हैं। बानो ने उसकी आंखों में सुर्खी देखकर पहलू बदला। अलमीरा सर को जंबिश देकर किताब पर झुक गई। रियाजी की खुली किताब के सफ़े भीग रहे थे। साहब जी से बात नहीं हो रही?
आंसुओं की रवानी में इस कदर इजाफा हुआ कि बानो बौखला गई। वो मुझे लेने नहीं आ रहे, अकेडमी में भी बातें नहीं करते, मेरा नाम नहीं लेते, मैं आवाज़ दूं तो रुकते नहीं हैं। बानो मैं क्या करूं? आपको साहब जी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? उसने चौंक कर बानो को देखा। ताहिर से आंखें अपने हिज्म से फैल कर बड़ी हुई। बको मत। बानो ने भी हाथ पकड़कर खींचा और सिंगार मेज के आईने के सामने खड़ा कर दिया। एक दिन उनसे बात नहीं हुई आपकी, और हाल देख लें। बेतरतीब मलगजा हुलिया, मुतवर्रम आंखें और फीकी रंगत, बरसों की बीमार लग रही थी वो। खाना कहते हैं ये मोहब्बत की उम्र नहीं है, तुम मुझे गुमराह मत करो। नाक सिकोड़ी तो बानो हंस पड़ी। अमर उसके पाँव पर लगी हुई चोट देख रहे थे और वो उंगलियों पर हिसाब कर रही थी कि कितना अरसा हुआ था अमर की खपकी उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गई थी। कब से? शायद बचपन से। अलमीरा तो जरा से प्यार के लिए ललकती थी, फिर ये सानेहा कैसे ना होता। वो धीमा बोलते थे, ख्याल रखते थे, परवाह करते थे, फिर जान छिड़कते थे। उनसे मोहब्बत वाजिब थी अलमीरा पर। पाँव की चोट ठीक हुई तो बारिशें शुरू हो गई। बारिशें। वो किचन में खड़ी थी जब अचानक खिड़की पर पानी की बूंदें गिरी। घर में शोर उठा। हिना और अहमद बारिश में नहाने भागे। बानो रस्सी पर लटकते हुए कपड़े उतारने लगी, जबकि अलमीरा ने तेजी से अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया, खिड़की पर पर्दे डाले और रोशनी बुझा दी। वो अपने कमरे में नहीं थी, वो अपने कमरे में थी। तेज मूसलाधार बारिश, मुसलसल दरवाजे पीटती हुई अलमीरा, हाथों की फटती हुई जिल्द और वो शिकारी कुत्ते। अलमीरा, अलमीरा तुम अपने कमरे में हो? अलमीरा, वो यहाँ नहीं आएंगे। उसकी बड़बड़ाहट से किसी की जहनी मरीज का सा गुमान हुआ। उसे घुटन हो रही थी, आंखों में पानी जमा हो रहा था। वो कुत्ते उस पर झपट रहे थे, उसे नोच रहे थे, वो चीख रही थी। खाना, खाना, खुदा का वास्ता है दरवाज़ा खोलें। खाना, मुझे डर लग रहा है। खाना प्लीज़, खाना, दरवाज़ा। आंखों से आंसू गिरते गए। मैं अपने कमरे में हूँ, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो खुद में सिमटी, सर नफ़ी में हिला। बीबी जी दरवाज़ा खोलें, बीबी जी। वो वहीं खड़ी रही, उसी रात में तड़ातड़ बरसते हुए आसमान के नीचे। मुसलसल दरवाज़ा बजाती हुई अलमीरा, उससे नोचते हुए शिकारी कुत्ते और फायरिंग की आवाज़, कानों पर हाथ रखे हुए बारिश की आवाज़ को खुद तक पहुंचने से रोकने की नाकाम कोशिश की। खाना, दरवाज़ा खोलें। खाना, अलमीरा, खाना, मुझे दर्द हो रहा है। वो खुद पर झपटते हुए कुत्तों को हटाने की सही करने लगी। काश आप दरवाज़ा खोल देते, काश। खाना, खाना, दरवाज़ा। वो रो पड़ी, घुटनों में सर्दी है बहुत सारा। अगले कई दिन उसी कैफियत में गुजरे, खुद को नोचते कुत्तों को हटाने की कोशिश करती, बार बार मरती, समात के पर्दों को चीरती हुई फायरिंग की आवाज़ और दरवाज़ा पीटती हुई अलमीरा। एक दरवाज़ा था ना, खोल देते यार। कुछ खा लेती बीबी जी। बानो से उसकी हालत देखी न जाती थी। दरवाज़ा बंद करो बानो, बानो, दरवाज़ा। खुले दरवाजे को देखकर खौफ से चीखते हुए हाथ मारकर खाना नीचे गिराया। बानो ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। नीचे गिरे हुए बर्तन उठाकर तरस भरी हुई निगाहों से अलमीरा को देखा, जो घुटनों में सर दे चुकी थी। मैं अपने कमरे में हूँ, वो नहीं आएंगे। अलमीरा, तुम अपने कमरे में हो। अलमीरा, अलमीरा, खाना, खाना ने दरवाज़ा खोल दिया है। फर्ज करो दरवाज़ा खुल गया है। जहन पर नक्श मनाजिर बदलना चाहे। फर्ज करो अलमीरा दरवाज़ा खोल चुका है। दरवाज़ा खुल चुका है। खाना ने मुझे अंदर बुलाया है। और दरवाज़ा, शेरदिल, दरवाज़ा बंद करो। शेरदिल, कुत्ते आ जाएंगे। शेरदिल, दरवाज़ा बंद करो शेरदिल। वो सिसक उठी। बानों से रहा नहीं गया तो आगे बढ़कर उसे खुद में भीजा। काश वो दरवाज़ा खोल देते, मैंने उन्हें खुदा का वास्ता दिया था। बस यही शिकवा था। काश खाना दरवाज़ा खोल देते। उन दिनों वो घर से क्या, कमरे से भी नहीं निकलती थी। अमर के मैसेजेस आते थे, वो कॉल करते थे, मगर उन्हें जवाब तभी मिलता था जब बारिश रुक जाती थी। घर के सारे काम बानों के जिम्मे आ गए थे, तो वो भी अलमीरा को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही थी। उस दिन अकेडमी की कुछ लड़कियां जो उसके पड़ोस में रहती थीं घर आ गई। वो तीनों उसके कमरे में बैठी उसे बता रही थी कि इतने दिनों में स्कूल में क्या पढ़ा था और अकेडमी में कहाँ तक पहुँचे थे। अलमीरा गायब दिमागी से उन्हें सुनती गई। अलमीरा, सर अमर की तबीयत कैसी है अब? वो चौंक गई। क्या हुआ है इन्हें? सर की तबीयत ठीक नहीं है ना इन दिनों, जब से बारिशें हुई हैं बीमार लगते हैं। 2 दिन तो लेक्चर छोड़कर चले गए थे, गुमसुम हो गए हैं,
पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, समझ ही नहीं आता। अलमीरा यकटक अफरा को देखे गई। तुम्हें नहीं पता था? मुझे लगा खबर होगी। खैर तुम ये देखो। अफरा किसी किताब पर झुक गई थी और अलमीरा गोद में रखे हुए हाथों को तके गई। बिल्कुल ऐसे, वो भी ऐसे करते हैं। हम कुछ पूछते हैं तो सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अफरा की आवाज पर अलमीरा ने चौंक कर उसे देखा। वो ज्यादा बीमार है? झिझक कर सवाल किया। पता नहीं, तुम्हारी कजन है, पूछ लेना। अफरा ने कंधे उचका दिए। उनके जाते ही बारिश शुरू हो चुकी थी। बानो कमरे में आई तो दरवाजा और खिड़की खुली हुई थी। अलमीरा खिड़की से आती हुई पानी की बूंदों से अनजान गुमसुम बैठी थी। बीबी जी? बानो ने आगे आकर झिंझोड़ा। आप ठीक हैं? बारिश हो रही है। अलमीरा ने चौंक कर उसे देखा, फिर उसके अकब में खुली हुई खिड़की को। तेजी से उठकर खिड़की बंद की, पर्दे गिराए, कमरे का दरवाजा लॉक किया, फिर वापस बेड पर बैठी। आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। उसे घुटन हो रही थी। बहुत सी आवाजें समाज से टकरा रही थी, लेकिन उनमें अफरा की आवाज सबसे तेज थी। सर अमर की तबीयत ठीक नहीं है ना? मुझे बारिशें बहुत लग रही हैं मीरा। मुझे खाना के पास जाना है। बानो, बारिश रुक नहीं सकती। वो रो दी थी, आंखों पर हाथ रखे हुए आवाज के साथ। बानो बेबसी से उसे देखे गई। कभी सारा सारा दिन, कभी सारी रात जारी रहती। वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी, बस अकेडमी जाने को दिल था। आप उन्हें बुला लें, देख लेंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। अगर वो बीमार हुए, अगर फहद या माँ ने देख लिया तो? मर जाएगी। अमर को घर नहीं बुलाएगी और कमरे से खुद नहीं निकलेगी, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त कभी भी शुरू हो जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अपनी कैफियत को क्या नाम दे। रातें कटती थी, ना दिल को सुकून था। कोई किताब लेकर बैठती तो तबीयत ऊब जाती। जहन इस कदर सोचों में उलझता कि हर वक्त पेट में मरोड़े उठती, तबीयत गिरी गिरी रहती। थोड़ा तो रहम करें खुद पर, ऐसे तो आप मर जाएंगी। उसे कमोड पर झुके हुए के करते हुए देखकर बानो का दिल पसीज गया था। सुबह अकेडमी चली जाएं, वरना मैं साहब जी को बुला लूंगी। उसने वॉश बेसन पर खड़े होकर मुंह पर पानी के चपाके मारे, फिर सुर्ख आंखों से आईने में झलकते हुए बानो के अक्स को देखा। मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, कहकर वॉशरूम से निकल आई। बेड पर औंधे मुंह गिरते हुए तकिया दबोच लिया। अगले दिन उसने खुद को अकेडमी जाने के लिए राजी कर लिया था। सुबह से बारिश नहीं हुई थी तो दिल को भी थोड़ी तसल्ली थी। दोपहर के 4 बजे वो तैयार होकर बेड पर बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। 4:30 बजे बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अमर 4:45 बजे आ जाते थे, वो आज भी आएंगे, लेकिन बारिश। हिना, तुम्हारे पास कोई छतरी है? उसने हिना के कमरे में झांका तो बेड पर बैठी हुई हिना ने तहीर से सरता पैर उसे देखा। कहीं जा रही हो? अकेडमी, टाइम हो गया है, प्लीज छतरी दे दो। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अम्मी से पूछो। वो बेदिली से माँ के पास चली आई। कहीं जा रही हो? उसे बारिश में कमरे से बाहर देखकर वो भी बेयकीन हुई। अकेडमी जाना है, छतरी होगी आपके पास? लब दांतों में दबाए उंगलियां मरोड़ते हुए पूछा। ऐसी भी क्या आफत आ गई है? ग्रैंड टेस्ट है, नहीं गई तो फेल हो जाऊंगी। माँ ने जास्ती नजरों से उसे घूरते हुए छतरी पकड़ा दी। मेरा सलाम दीजिएगा उन्हें। बरामदे से गुजरने लगी थी तो बानो कान में घुस गई। मैं बिल्कुल अच्छी पैगाम रसा नहीं हूँ। अलमीरा छतरी खोले हुए बरामदे के दरवाजे पर खड़ी थी। हर 1 मिनट में तकरीबन 10 बूंदें उसकी निगाहों के सामने गिर रही थी। उसने एक पाँव बाहर निकाला, फिर फौरन अंदर कर लिया। गहरी सांस ली, निचला लब दांतों में दबाया, आंखें मीची और बिना रुके बिना देखे सहन पार कर लिया। घर से निकली तो अमर जा चुके थे। अब 2 रास्ते थे, पलट जाए या पैदल जाए। जिसके लिए बारिश में निकली थी उसके लिए पैदल भी जा सकती थी। 10 मिनट का रास्ता उसने भागकर 7 मिनट में तय किया था। वो खुले आसमान तले खड़ी मुसलसल दरवाजा पीट रही थी। खाना, बारिश। उसने पहली बार नमली मीरा की बारिश देखी थी। उनका हाथ छुड़वाकर पुल की तरफ भागी थी। दरवाजा पीटते हाथ, खौफ से कांपता हुआ वजूद, उसकी तरफ बढ़ते कुत्ते। मीरा, ध्यान से, गिर जाओगी। उन्होंने उसे भीगती हुई सड़क पर गोल गोल घूमते हुए देखकर टोका। शिकारी कुत्ते उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई थी। गिरने लगी थी कि अमर ने बरवक्त ही थाम लिया। उसने तेजी से सीढ़ियां अबूर की थी। वो अकेडमी की इमारत के छत तले खड़ी थी। कह रहा था ना गिर जाओगी। शुक्र आपने बचा लिया। फूली सांसों के दरमियान कहा तो वो मुस्कुराए। अलमीरा ने छतरी बंद करके फखरिया नजरों से मुसलसल बरसते हुए आसमान को देखा। उसे हमेशा से अमर जैसा बहादुर बनना था, वो बन गई।
آج ان کے لیے اپنے سب سے بڑے خوف سے لڑائی تھی۔ اس رات امر کو بہت اچھی نیند آئی تھی تو سوئی المیرا بھی بہت سکون سے تھی۔ بانو کہہ رہی تھی اس کے چہرے پر رونق لوٹ آئی تھی اور اسے بھی ان سے ملنے کے بعد ہر چیز خوبصورت لگی، ہر منظر آنکھوں کو بھایا تھا۔ میرے ارمان سب قربان کسی کی ایک چاہت پر، جسے سوچو تو یہ سوچو کہ دنیا خوبصورت ہے۔ فراغت کا ہے یہ لمحہ تو سوچا کچھ لکھوں، لیکن فراغت میں اسے سوچا یہ دنیا خوبصورت ہے۔ کل اکیڈمی گئی تھی تو آج اسکول جانے میں کون سی موت پڑ رہی ہے تمہیں؟ صبح ماں نے اسے کچن میں دیکھ کر جھڑک دیا تھا۔ بس اکیڈمی چلی جاؤں گی۔ اس نے دودھ کی پتیلی چولہے پر رکھی۔ آغا جان سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ اس کا سر نفی میں ہلا۔ اور امر سے؟ کیبنیٹ سے کپ نکالتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی، چہرے پر تاریک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ مڑ کر ماں کو دیکھا جن کی جانچتی ہوئی نگاہیں ہر تاثر پڑ رہی تھی۔ نہیں، اس کے جواب پر وہ سلیب پار کر کے قریب چلی آئی۔ المیرا نے ان کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز برتا، مبادہ پڑھ ہی نہ لے، چوری نہ پکڑی جائے۔ کبھی اس کے پاس نظر مت آنا المیرا، میں تمہاری جان بعد میں لوں گی، پہلے اس حرامزادے آپ خانہ کو گالی نہیں دے سکتی۔ آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے سختی سے ان کی بات کاٹی۔ اگلے ہی لمحے اس کے بال ماں کے ہاتھ میں تھے۔ ورنہ کیا کرو گی؟ کر ہی کیا سکتی ہو تم؟ اسے تکلیف ہوئی تو جانے کیا سوچ کر دونوں ہاتھوں سے ان کا منہ نوچ ڈالا۔ ماں ایک دم پیچھے ہٹی تھی، جھٹکے سے اس کے بال آزاد کیے، حیرت سے اسے دیکھا جو خونخوار نظروں سے انہیں گھور رہی تھی۔ میں آغا جان کو بتا دوں گی آپ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی ہیں، اور یہ بھی کہ ان کے بھیجے گئے پیسوں سے آپ اپنا اور اپنے ناکارہ شوہر اور اس کے بچوں کا پیٹ بھر رہی ہیں۔ اس بار وہ ماں کا اٹھتا ہوا ہاتھ روک نہیں پائی تھی۔ زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر لمبی انگلیوں کی چھاپ چھوڑتا چلا گیا۔ کس نے شاید دی ہے تمہیں کہ اب تم میرے منہ لگو گی؟ ہاں، کس کی زبان بول رہی ہو تم؟ آپ اپنے کیے پر بہت پچھتائیں گی۔ المیرا ان کے برابر سے گزر کر کچن سے نکلنے لگی کہ انہوں نے بازو پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ دہاڑتے ہوئے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا، بھر کر کاؤنٹر پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر فرش پر پھینکا تھا۔ ماں ڈر کر پیچھے ہوئی تھی، بے یقینی سے کبھی اسے کبھی اپنے قدموں میں گرے ہوئے چکنا چور گلاس کو دیکھے گئیں۔ وہ انہیں اسی کیفیت میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، بہت کچھ حلق سے نیچے اتارتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تکلیف سے بانو کو دیکھا جو سارا معاملہ دیکھ کر اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں خدا نے ہاتھ دیے ہیں تو خود پر اٹھا ہاتھ روکو۔ میں جب ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے بانو میں اسی گھر میں انہی لوگوں کے ہاتھوں مار دی جاؤں گی۔ میں سوؤں گی، یہ لوگ مجھ پر پیٹرول چھڑک کر مجھے آگ لگا دیں گے۔ میں فہد کے منہ پر تھوکنے سے ڈرتی ہوں کہ اس نے میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تو ہنا گرم پانی ہاتھ پر گرا سکتی ہے تو وہ اسے کھولتے ہوئے پانی میں مجھے جلا کر مار بھی دے گی۔ مجھے ایسے مرنے سے ڈر لگتا ہے بانو، مجھے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونا۔ تو کیا اس خوف کی وجہ سے ساری زندگی ان کے جوتے کھائیں گی؟ یہ لوگ مارے نہ مارے آپ صبر کر کے خود کو ختم کر دیں گی۔ ماں کو کیسے روکوں؟ میں ان کا دل بدلنے کی دعا کر سکتی ہوں، میں انہیں کیسے روکوں بانو؟ وہ انسان ہیں، ماں کا دل رکھتی ہیں، احمد اور ہنا کو پیار دیتی ہیں تو مجھے بھی دے سکتی ہیں، میں کیسے انہیں؟ 15 سالوں میں دل نہیں بدلا، مزید 15 سال معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ کیا کروں؟ خوفزدہ استفہامیہ نگاہیں بانو پر ٹکی۔ وہ گہرا سانس بھرتی اس کے قدموں میں آ بیٹھی، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ جب صاحب جی آپ کو تحفظ دینے کے قابل ہو جائیں تو ان کے ساتھ چلی جائیے گا۔ بکواس مت کرو بانو، اس گھر میں ان درندوں کے ساتھ رہ کیوں رہی ہیں جب باہر بہت سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں۔ صاحب جی منہ سے نہیں کہتے لیکن اپنے ہر عمل سے صاف بتاتے ہیں کہ جس دن وہ آپ کو تحفظ دینے کے قابل ہوئے وہ دن آپ کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ اسے تحفظ دینے والا اس قابل تو ہو کہ اپنے دشمنوں سے لڑ سکے، انہیں گرا سکے، اتنا کافی تھا۔ یہی بہت تھا المیرا کے لیے۔ وہ اپنے لیے امر کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہی دنوں ماں کو اس کے بینک اکاؤنٹ کی خبر ہو گئی تھی۔ گھر کا راشن ختم ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا کام روک کر سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ اس کے انداز پر سلگ کر رہ گئیں۔ آغا جان نے پیسے نہیں بھیجے آپ کو معلوم؟ وہ دوبارہ کتاب پر جھک گئی۔ ماں نے بھڑک کر کتاب جھپٹ کر دور پھینک دی۔ وہ تمہیں بھی الگ سے پیسے بھیجتے ہیں، کہاں ہیں؟ آغا جان کے سائن کے بغیر کیش وڈرو نہیں ہو سکتا۔ وہ کئی پل دانت کچکچاتے اسے دیکھتی رہی۔ ہاتھ اٹھانے کا مار پیٹ کا فائدہ نہیں تھا، جانے کس کے شے پر وہ اب ان کے منہ کو آنے لگی تھی۔ اگلے ماہ گھر میں راشن ڈلوا لینا ورنہ بھوکی رہنا، کہہ کر پلٹ گئی
اور جس کی شے پر تم یہ سب کر رہی ہو نا المیرا، اسے بھی میں دیکھ لوں گی۔ جاتے جاتے اسے دھمکانا نہیں بھولی۔ المیرا نے ٹھنڈی سانس بھر کر سر میز پر ٹکا دیا۔ بتا دوں امر کے سائن تو میرا قصہ ہی ختم کر دیں گی۔ انگلی سے میز کھرستے ہوئے بڑبڑائی، پھر کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی۔ المیرا کی زندگی میں پھٹکار ضرور برستی تھی، معجزے کبھی نہیں ہوئے۔ ماں کا دل نرم ہونے کی دعا کرنے والی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دل کو پتھر ہوتے پایا۔ طے ہوا کہ ہر وہ بچہ جو اپنے گھر میں گھٹ گھٹ کر مر رہا ہو، اس کے لیے مدد آسمانوں سے نہیں آتی، خود پر اٹھا ہوا ہاتھ خود ہی روکنا ہوتا ہے۔ امر اس کی ہمت باندھتے تھے، اپنے ساتھ کا یقین دلاتے تھے، مگر اس کے لیے کبھی ماں کے آگے نہیں آئے۔ وہ کسی کال کوٹری میں بند تھی تو بنا ہی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تھوڑی روشنی مؤثر ہو جاتی تھی، مگر رہائی وہ خود حاصل کرنی تھی۔ تم بہت بہادر ہو میرا، اپنے لیے لڑنا سیکھو۔ ہنا نے اس کے بال جکڑنا چاہے تو وہ تندوی سے ایک طرف ہو گئی۔ جان امانت ہوتی ہے، اس کی حفاظت فرض ہے تم پر۔ برتن دھوتے ہوئے وہ احتیاط برتنے لگی تھی، پوری کوشش کرتی تھی کہ کوئی برتن نہ ٹوٹے۔ ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے سنبھل کر کوڑے دان میں ڈالنے لگی تھی۔ جب تک تم خود اپنے لیے نہیں لڑو گی میں کچھ نہیں کر سکتا میرا۔ کچن میں اس کے عین پیچھے کھڑا ہوا فہد اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ الٹے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کر چکی تھی۔ تمہیں اپنے ہر خوف سے خود لڑنا ہے، میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گا۔ تھک جاؤ تو ہمیشہ میرے پاس آ سکتی ہو، لیکن یہ جنگ تمہاری ہی ہے، تمہیں ہی لڑنی ہے میرا۔ اس نے سوتیلے باپ کے جوتے پالش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے استری کے لیے دیے گئے سوٹ ہنا کے منہ پر دے مارے تھے۔ اس نے ماں کے مزید پیسے مانگنے پر انہیں گھر سے نکلنے کی دھمکی دی تھی۔ دروازے پر اس کا راستہ روک کر کھڑے ہوئے فہد کے بال اس کی مٹھی میں تھے۔ تم بہت بہادر ہو میرا۔ ہر نئے مارکے کے بعد وہ مہربان ہاتھ اس کے سر پر آ ٹکتا۔ المیرا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رو دیتی۔ امر مبہم سا مسکراتے ہوئے اس کے بال سہلاتے رہے۔ تھک جاؤ تو واپس آ سکتی ہو، ہر وہ دروازہ جو امر کے لیے کھلا ہے اسے المیرا بھی پار کر سکتی ہے۔ سنا تم نے؟ اس نے بس امر کو سنا، ان کی ہر بات ازبر کرتی گئی، ان کے الفاظ دل و دماغ پر تحریر ہوتے گئے۔ امر نے اس رات اس کے لیے حویلی کا دروازہ نہیں کھولا تھا، مگر اس کے علاوہ وہ ہر وہ دروازہ کھول دیا تھا جو اندھیرے میں سسکتے ہوئے ہر بچے کا خواب ہوتے ہیں۔ محبت کے باغات، عزت کے محلات کی جانب کھلتے ہوئے دروازے، جہاں ایک مہربان ہاتھ ہمیشہ اسے تھامنے کو تیار رہتا تھا۔ امر قاتل نہیں، مسیحا تھے، اسے سراہنے والے، اس کا خیال رکھنے والے، اس کے ہنسنے کی وجہ، اس کے مسکراہٹ کا سبب۔ امر المیرا کے چیئرنگ پرسن تھے، اس کے دوست، اس کا کمفرٹ زون، اور محبت وہ تو ہمیشہ سے تھی، بچپن سے۔ جی تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ، اور یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے جو کہ 9th ایپیسوڈ ہے رائٹر کی طرف سے۔ اور اس ایپیسوڈ میں المیرا کی سائڈ کی سٹوری ہے، اور دونوں کی لائف بہت زیادہ مطلب کیا کہوں میں، اتنی ٹرامیٹک تھی کہ میں کیا کہوں، کس کی زیادہ تھی، کس کے ساتھ زیادہ برا ہوا تھا میں کہہ نہیں پا رہی۔ اور المیرا غصہ نہیں تھی امر سے، وہ صرف امر کو بچا رہی تھی احتشام سے، جو کہ اسے لگتا تھا کہ احتشام مار دے گا اسے اگر وہ بولے گی، تو صرف یہی وجہ تھی، اور میں سمجھ رہی تھی کہ غصہ تھی۔ باقی سٹوری چل رہی ہے جو کہ ہمیں امر کی سائڈ سے پہلے سے معلوم تھی، لیکن اب المیرا کی سائڈ سے ہے، اور مجھے پھر سے شدید نفرت ہو رہی ہے المیرا کی ماما سے۔ مطلب ایک شہریار اور ایک المیرا کی ماما، ان دونوں کو دیکھ کر، مطلب ان کا سین دیکھ کر اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ میں پھر انجوائے بھی نہیں کر پاتی المیرا کا اور امر کا سین۔ جب ان کی کچھ لڑائی کے بعد آتا ہے تو مجھے پھر سے نفرت ہو جاتی ہے ان سے، اور اس ایپیسوڈ میں تو اور زیادہ ہو گئی ہے مجھے جب سے المیرا کی سائڈ سے سٹوری ریڈ کر رہی ہوں۔ ہاں وہ مر گئی ہے پریزنٹ میں، لیکن پھر بھی المیرا کا پاسٹ، اوف اللہ، شکر ہے وہ مر گئی ہے۔ میں تو مطلب اب صرف شہریار بچے ہیں، اور ان کا بھی بہت برا حشر ہو بس، باقی میں کیا ہی کہوں۔ چلو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر کیسا لگا ایپیسوڈ بتانا ضرور۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔